इस कहानी की शुरुआत से पहले एक चेतावनी। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान की सोच को तोड़ देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी मुर्दे की कब्र से आवाज आए तो क्या वो इंसान होगा या कुछ और? यह कहानी उसी सवाल से शुरू होती है। साल था 1964। जगह थी पोलैंड का एक छोटा सा कस्बा काजिमिर्स। शांत, ठंडा और बेहद धार्मिक इलाका। यहाँ रात जल्दी उतरती थी और लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कस्बे के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे डरना पुराना कब्रहर कहते थे। कोई वहां बिना वजह नहीं जाता था क्योंकि वहां काम करता था एक आदमी, जान कोवाल्स्की। जान कब्रिस्तान का चौकीदार था। उसका काम था रात भर वहां गश्त करना, कब्रों की देखभाल, चोरी रोकना और शांति बनाए रखना। जान एक साधारण आदमी था। शराब नहीं, झगड़ा नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं, बस एक अकेला इंसान। लेकिन फिर एक रात कुछ बदल गया। पहली रात जान ने रिपोर्ट में लिखा, रात 2:17 पर कब्र नंबर 47 से आवाज आई। सबने इसे मजाक समझा। पुरानी लकड़ी, हवा, जानवर, कुछ भी हो सकता था। दूसरी रात उसने लिखा, वही आवाज, अब यह रोने जैसी थी और आवाज मेरी तरफ बुला रही थी। तीसरी रात उसने कुछ नहीं लिखा। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो जान का चेहरा बदला हुआ था। आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा, वो सांस ले रही है। लोग हंस पड़े लेकिन जान नहीं हंसा। उस रात के बाद जान ने कब्रिस्तान में अकेले जाना बंद कर दिया। वो चर्च के पादरी से मिलने गया। पादरी ने पूछा, तुमने क्या सुना? जान ने कहा, मिट्टी के नीचे से सांस लेने की आवाज और फिर मेरा नाम। पादरी ने प्रार्थना करवाई। मामले को खत्म समझ लिया गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। एक हफ्ते बाद कस्बे के लोग रात में कब्रिस्तान से घुटी हुई चीखें सुनने लगे। पुलिस आई, सब जांचा गया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जान की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अब बोलते बोलते रुक जाता। कभी खुद से बात करता, कभी कहता उसे ठंड लग रही है। फिर एक रात जान गायब हो गया। सुबह उसकी टॉर्च कब्र नंबर 47 के पास मिली। वही कब्र जहां एक 19 साल की लड़की दफन थी, मारिया ज़ालेस्का, जिसकी मौत एक अजीब बीमारी से हुई थी और जिसे जल्दी में दफनाया गया था। पुलिस ने कब्र खुदवाई। जो अंदर मिला उसने पूरे कस्बे को हिला दिया। ताबूत के अंदर मारिया का शरीर उल्टा पड़ा था, नाखून टूटे हुए, लकड़ी खरोंची हुई, मुंह खुला हुआ और ताबूत के कोने में जान कोवाल्स्की जिंदा लेकिन बोलने में असमर्थ। उसकी आंखें खुली थीं पर वो कुछ देख नहीं रहा था। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, वो मरी नहीं थी और अब वो मेरे अंदर है। जान उसी रात मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी गई, हार्ट फेल्योर। लेकिन डॉक्टरों ने एक बात नोट की, उसके फेफड़ों में मिट्टी थी। आज भी उस कब्रिस्तान में रात को कब्र नंबर 47 के पास अगर कोई खड़ा हो तो उसे 2 सांसों की आवाज सुनाई देती है, एक ऊपर से, एक नीचे से। और यही वजह है कि उस कब्रिस्तान में आज तक कोई चौकीदार नहीं रखा गया। जान कोवाल्स्की की मौत के बाद कस्बे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बुरा सपना खत्म हो गया हो, लेकिन असल में वो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने केस को बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, कब्रिस्तान में मानसिक रूप से अस्थिर चौकीदार की दुर्घटनावश मौत। कब्र नंबर 47 को दोबारा सील कर दिया गया। कस्बे के लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी उस इलाके के पास नहीं जाएगा,
लेकिन मौत के बाद भी जान की कही हुई आखिरी बात लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो मरी नहीं थी और अब वो मेरे अंदर है। जान की बॉडी को चर्च के पास दफनाया गया। उसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं। अंतिम संस्कार में मुश्किल से 10 लोग थे और उन्हीं 10 लोगों में एक थी एलिजाबेथ कोवाल्स्की, जान की छोटी बहन। एलिजाबेथ शुरू से मानती थी कि जान पागल नहीं था। वो हर हफ्ते उससे मिलने जाती थी, उसकी बातें सुनती थी और जान हर बार एक ही बात दोहराता था, वो सांस ले रही थी। मैंने सुना था। जान की मौत के तीसरे दिन एलिजाबेथ को अपने घर में एक अजीब आवाज सुनाई दी। रात के लगभग 3 बजे, जैसे कोई मिट्टी पर नाखून रगड़ रहा हो। वो उठी। घर के अंदर सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे ठंड का एक झोंका लगा। उसने देखा उसके पैरों के पास मिट्टी गिरी हुई थी और मिट्टी में एक साफ निशान था, नाखूनों का। अगले दिन एलिजाबेथ सीधे पुलिस के पास गई। उसने सब बताया। पुलिस ने कहा, आप सदमे में हैं अपने भाई की मौत से। लेकिन उसी रात कस्बे के 3 अलग अलग लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। सबने एक जैसी बात कही, रात में कब्रिस्तान से किसी औरत के चलने की आवाज आती है। अब पुलिस को मजबूरन दोबारा जांच शुरू करनी पड़ी। कब्रिस्तान में 2 नए जवान गार्ड तैनात किए गए। नाम थे मार्सिन और पावेल। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात मार्सिन ने रेडियो पर कहा, कब्र नंबर 47 के पास कोई खड़ा है। पावेल वहां पहुंचा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तीसरी रात रेडियो पर कोई आवाज नहीं आई। सुबह मार्सिन की टॉर्च उसी कब्र के पास मिली और इस बार ताबूत नहीं खोदा गया। इस बार मिट्टी खुद खुली हुई थी। कब्र के अंदर कोई नहीं था, ना मार्सिन ना लाश। सिर्फ ताबूत की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे फिर से दफनाओ। यहीं पर मामला सरकार के हाथ से निकल गया। वारसो से एक विशेष टीम भेजी गई, मनोचिकित्सक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और चर्च के अधिकारी। और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो आज भी पोलैंड की सरकारी फाइलों में सील है, क्योंकि उसी रात एक रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज आई, मैं जिंदा थी, उन्होंने मुझे मारा, अब कोई भी नहीं बचेगा। मार्सिन के गायब होने के बाद कस्बा आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। कब्रिस्तान के चारों तरफ लोहे की बाड़ लगाई गई। रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन डर बार नहीं मानता। वारसो से आई विशेष टीम अपने साथ लाई थी एक मशीन, पुराना लेकिन हाई सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर, वही मॉडल जो जान कोवाल्स्की की आखिरी रिपोर्ट में दर्ज था। टीम का मकसद साफ था, अगर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो उसे सबूत चाहिए था। पहली रात रिकॉर्डर कब्र नंबर 47 के सामने रखा गया। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज है, झिंगुर, सूखी पत्तियों की सरसराहट। फिर रात 2:11 पर एक हल्की आवाज आई, सांस लेने की। 2:13 पर दूसरी सांस और 2:14 पर एक फुसफुसाहट। ठंड लग रही है। रिकॉर्डिंग रोक दी गई। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे, क्योंकि आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, वो जैसे कई गलों से एक साथ निकल रही थी। दूसरी रात रिकॉर्डर दोबारा लगाया गया। इस बार आवाज साफ थी। जान ने मुझे बाहर निकाला। ईस मार्सिन ने मुझे देखा, अब तुम बचे हो। यह लाइन सीधे रिकॉर्डर की तरफ कही गई थी। टीम में शामिल मनोचिकित्सक ने कहा, यह किसी ग्रुप हिस्टीरिया का केस हो सकता है। लेकिन उसी वक्त कंट्रोल रूम की लाइट बंद हो गई और मॉनिटर पर एक फ्रेम फ्रीज हो गया। कब्र नंबर 47, मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अंदर कुछ करवट बदल रहा हो। तीसरी रात एलिजाबेथ को साथ लाया गया, जान की बहन। उसने कब्र के सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम मारिया हो तो मेरा नाम कैसे जानती हो? रिकॉर्डर में 3 सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया,
तूने ही फूल रखे थे उस दिन। एलिजाबेथ पीछे गिर पड़ी, क्योंकि ये बात सिर्फ वही जानती थी। उस रात कब्रिस्तान के सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। सुबह एलिजाबेथ नहीं मिली, सिर्फ उसका कोट कब्र नंबर 47 के पास पड़ा था और मिट्टी पर एक नया निशान 2 पैरों के। लेकिन इस बार वो कब्र से बाहर की तरफ नहीं थे, वो अंदर की तरफ जा रहे थे। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, एलिजाबेथ मानसिक दबाव में इलाका छोड़कर चली गई, लेकिन सच्चाई एक फाइल में बंद कर दी गई। उस फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, कब्र नंबर 47 अब खाली नहीं है, अब वहां 2 है। आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास रात 2 बजे खड़ा हो तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती है, एक औरत की जो सांस मांग रही है और एक मर्द की जो फुसफुसा कर कहता है, मैंने कहा था वो जिंदा थी। एलिजाबेथ के गायब होने के बाद सरकार ने वो किया जो सरकारें तब करती हैं जब जवाब नहीं होते। कस्बे को नक्शे से हटा दिया गया, कब्रिस्तान को असुरक्षित जोन घोषित किया गया, फाइल पर मुहर लगी, क्लोज्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। लेकिन फाइल बंद नहीं हुई थी, सिर्फ छुपा दी गई थी। 1979 में एक जूनियर फोरेंसिक अधिकारी उस फाइल को दोबारा खोलता है। नाम था टोमास लेवांडोव्स्की। टोमास को कब्र नंबर 47 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन अटकी हुई लगी, मौत का समय अनुमानित। अनुमानित क्यों? उसने मारिया जेलेस्का की फाइल निकाली, डेथ सर्टिफिकेट, दफनाने का समय, मौसम की रिपोर्ट, सब मैच नहीं कर रहा था। मारिया को जिस दिन दफनाया गया था उस रात तापमान इतना कम नहीं था कि शरीर जल्दी सख्त हो जाए, लेकिन ताबूत में मिले निशान कह रहे थे कि उसने कम से कम 6 से 8 घंटे जिंदा रहते हुए खुद को बाहर निकालने की कोशिश की थी। टोमास ने एक पुरानी नर्स को ढूंढा जो उस रात अस्पताल में थी। नर्स ने कांपते हुए कहा वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ हिल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया था क्योंकि दिल की धड़कन मशीन पर नहीं दिख रही थी। लेकिन उसने एक बात और कही, जब हम ताबूत बंद कर रहे थे उसकी आंख से एक आंसू गिरा था। यहीं पर सब बदल गया। टोमास को एक आखिरी चीज मिली, रिकॉर्डिंग, वो टेप जो कोर्ट में नहीं बजाया गया था। टेप में 3 आवाजें थीं। पहली मारिया की, अंधेरा है, मुझे सांस नहीं आ रही। दूसरी आवाज जॉन कोवाल्स्की की, मैंने सुना था, मैंने सच में सुना था। और तीसरी आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो सिर्फ एक वाक्य दोहरा रही थी, जो जिंदा दफनाया जाता है वो अकेला नहीं मरता। टोमास ने ये सब रिपोर्ट में लिखा। अगली सुबह टोमास अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला। मौत की वजह नींद में हार्ट अटैक, लेकिन उसके बिस्तर के पास मिट्टी पड़ी थी और दीवार पर नाखूनों के निशान। आज उस कब्रिस्तान की जगह सिर्फ एक खाली मैदान है, कोई बोर्ड नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात 2:11 पर अगर हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो वहां 2 सांसें सुनाई देती, एक जो बाहर आना चाहती है और एक जो फुसफुसा कर कहती है अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि कुछ कब्रें लाशों को नहीं, गलतियों को दफनाती है और गलतियां कभी जमीन के नीचे शांत नहीं रहती। कहानी यही रुकती है, पर सन्नाटा अभी बाकी है। बताइए आपको कैसा लगा, और अगर ये एहसास दोबारा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।